दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुख्य शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था 2018 में, उसके बाल विकास शिक्षा शास्त्र के पेपर आंसर सहित है। दोस्तों ये पूरी की पूरी आंसर की है और इसमें क्वेश्चन भी दिए हैं और आंसर भी दिए हैं। आप सभी को मालूम है आपकी जो संविदा वर्ग 3 की जो भर्ती है दोस्तों, उस वर्ग 3 में जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा, उसके लिए ये जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इसलिए मैं आपको ये पूरे सेट बता रहा हूँ और कम से कम मैं आपको बताऊँगा दोस्तों 30 सेट। ठीक है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रतिदिन अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको डेली संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज उपलब्ध करवाऊंगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जॉन डेवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में का अनुभव कराया जाना चाहिए। जॉन डेवी के अनुसार आपको ये बताना है कि विद्यालय में बच्चे को किसका अनुभव कराया जाना चाहिए। देखो दोस्तों, इसमें एक बात यहाँ पर शामिल होती है कि अगर मान लीजिए हम कहीं पर भी हैं तो इसके लिए हमें समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे विद्यालय में हो हम या फिर समाज में हो। ठीक है, कैसे अवसर मिलने चाहिए? समान अवसर मिलने चाहिए। तो इसके लिए मुख्य रूप से जो JNDV है, इन्होंने कहा है कि अगर बच्चे को बेहतर नागरिक हम बनाएंगे तो उसके लिए विद्यालय में मुख्य रूप से डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सभी का शासन रहता है, सभी एक प्रकार से समान होते हैं। ठीक है, और जो जहाँ पर सभी की समानता पाई जाए वहाँ पर लोकतंत्र होता है। तो 4 ऑप्शन है: नियम, अनुशासन, प्रायोगिक जागरूकता या लोकतंत्र। तो इसमें से करेक्ट आंसर आप लोकतंत्र करेंगे, डेमोक्रेसी। इसके बाद में बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। विकास की अवस्थाओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल विकास होता है ना दोस्तों, उनकी मुख्य जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं का सही क्रम आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन में पढ़ के बता रहा हूँ आपको: शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और फिर प्रौढ़ता। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है प्रौढ़ता, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था या शैशव अवस्था। तीसरा ऑप्शन देखिए: शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ता। इसके बाद बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, शैशव अवस्था या प्रौढ़ता। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बच्चा होता है शैशव। क्या होता है? शैशव होता है। उसके बाद में उसका आता है दोस्तों बाल्यकाल। क्या आता है? बाल्यकाल आता है, मतलब कि उसकी बाल्य अवस्था आती है। और बाल्य अवस्था के बाद में वो एडल्ट बन जाता है, मतलब किशोर बन जाता है। तो कह सकते हैं कि वो किशोर अवस्था उसकी होती है। और फिर किशोर अवस्था के बाद में वो प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं उसकी होती है: शैशव अवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर प्रौढ़ता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आप अच्छे से कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्सेंस और एडल्टहुड, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ता। ये आप याद रखना, ये किसकी अवस्था है? तो ये है दोस्तों विकास की अवस्थाएं। एक बच्चे का जो विकास है इसी क्रम में होता है, जिस क्रम में यहाँ पर बताया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप: गरीब बच्चे के विकास के लिए प्रमुख वातावरणीय जोखिम कारक है। मतलब कि जोखिम एक प्रकार से खतरा होता है, ये भी हम आपको समझा देते हैं। जोखिम मतलब होता है खतरा। ठीक है, और यहाँ पर बात की जा रही है गरीब बच्चे की, पुअर चाइल्ड की बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो जो पुअर चाइल्ड है ना, इसके लिए वातावरणीय जोखिम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है डायरिया, HIV, चेचक या मधुमेह। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपका होगा दोस्तों HIV। क्या होगा? HIV। जो HIV है ना दोस्तों, ये वातावरणीय कारक है। क्या है दोस्तों? याद रखना, HIV वातावरणीय कारक हो जाएगा। किसके विकास के लिए? बच्चे के विकास के लिए। अब देखो कैसे। गरीब बच्चे के विकास के लिए ये प्रमुख कारक HIV ही होता है। ह्यूमन एफिशिएंसी याद रखना, इसमें क्या होता है? HIV एक प्रकार का रोग होता है।
ठीक है ना। तो गरीब बच्चे में वातावरणीय कारक जोखिम वाला है, ये खतरा हो सकता है ये। अगला देखिए, और बाकी भी खतरा ही है, डायरिया अगर हो जाता है तो वो भी खतरा है, चेचक अगर हो जाता है, मधुमेह भी अगर हो जाता है तो ये भी खतरा है, लेकिन मुख्य रूप से वातावरणीय जो कारक है वो HIV ही माना जा रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय हैं। जैसे मान लीजिए कोई किशोर है, ठीक है, लेकिन वो अपराध कर रहा है, क्या कर रहा है, अपराध अगर कर रहा है, किशोर है, अपराध कर रहा है, तो इस अपराध को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए, कम तो क्या खत्म ही करने के लिए, याद रखना कि अपराध को खत्म करने के लिए मुख्य रूप से कौन से उपाय होते हैं। आपके ऑप्शन है, कठोर अनुशासन बनाए रखना, पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम, पृथक उपचार या कठोर दंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों, अगर कोई किशोर अपराधी है तो उसके सुधार के लिए पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम बिल्कुल अपनाने चाहिए। क्या अपनाने चाहिए? पुनर्वास और सुधार के जो कार्यक्रम हैं अगर उसको उपलब्ध होंगे तो वो जो किशोर अपराध कर रहा है वो अपराध करना बंद कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है। निजी भाषण, ठीक है, निजी भाषण और आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है, आपको वो सिद्धांत बताना है। देखो, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, हेटी का सिद्धांत या फिर लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको याद रखना है, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है ना, वो होता है आत्मनियमन और निजी भाषण। याद रखना, स्वयं के का जो भाषण है वो निजी होता है, निजी भाषण, और आत्मनियमन मतलब खुद ही मन ही मन में सोचता रहता है, बोलता रहता है, ऐसे। ठीक है, आत्मनियमन वही चीज़ होती है अपने मन की भावनाओं को मतलब अपने मन में ही सोचते रहना काफ़ी देर तक और प्लानिंग करना मन ही मन में, तो वो आत्मनियमन होता है, खुद से ही बातें करना निजी भाषण होता है। तो ये जो सिद्धांत है दोस्तों, ये प्रोत्साहित करता है, आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है, निजी भाषण और आत्मनियमन को। और ये करेक्ट आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है। भावनात्मक, इमोशनल इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। ये भी आपको याद रखना है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना दोस्तों, इसका एक पहलू नहीं है। ठीक है, नहीं बताना है आपको। तो अभिव्यक्ति, मूल्यांकन, परिवर्तनम और विनियमन। अभिव्यक्ति कह सकते हैं कि अपने मन के भाव को, विचारों को किसी के सामने अभिव्यक्त करना, तो ये तो कह सकते हैं कि भावनात्मक हो सकता है। लेकिन नहीं वाला बताना है आपको, तो नहीं वाले में आपको याद रखना दोस्तों परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन भावनात्मक नहीं होता है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए कैसे। मूल्यांकन अगर हम करेंगे तो इसमें भी हम सोच समझकर ही मूल्यांकन करेंगे, तो अपनी भावनाएं उसमें भी शामिल हो सकती है। विनियमन, रेगुलेशन अगर हम करेंगे मान लीजिए, तो इसमें भी कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि आदान प्रदान आता है। ठीक है ना, आदान और प्रदान दोनों चीज़ें आती है। तो आदान प्रदान करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे, हम सोच समझ कर करेंगे। कैसे करेंगे? सोच समझ कर। ठीक है, सोच समझ कर करेंगे। विनियमन भी अगर, रेगुलेशन भी अगर करेंगे तो इसमें जो परिवर्तन है, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें भावनाएं नहीं होती है, परिवर्तन तो हो जाता है, इसमें भावनाओं का कोई भी रोल नहीं होता है। तो जो चेंजेस है, ठीक है ना, ये तो बुद्धिमत्ता का, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहलू नहीं है दोस्तों। ये चेंज भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहलू नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, परिवर्तन इज द करेक्ट आंसर। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहलू नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस का पहलू क्या नहीं है, तो चेंजेस इज नॉट ए एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है। अच्छा, ये बताओ कि भाषा अर्जित की जाती है, एक्वायर्ड की जाती है, तो वो आपको बताना है, क्रम बताना है। ठीक है, कथन, श्रवण, पठन, लेखन, श्रवण, कथन, लेखन, पठन, लेखन, पठन, श्रवण, कथन। और चौथा ऑप्शन देखिए, श्रवण, कथन, पठन, लेखन। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर देखिए। इसका आंसर होगा दोस्तों श्रवण, कथन, पठन और लेखन।
ये 4 ऑप्शन आपके सामने जो दिए हैं, इसमें से हमारा होगा हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद में बोलते हैं, उसके बाद में पढ़ते हैं और उसके बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, सुनना। ठीक है, सबसे पहले आएगा सुनना, है ना। और सुनने के बाद आप ध्यान रखना दोस्तों, सुनने के बाद में आएगा बोलना। ऐसे ऐसे भी आता है ये, सुनना पहले नंबर पर आ गया, दूसरे नंबर पर आ जाएगा दोस्तों बोलना। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा पढ़ना। क्या आ जाएगा, पढ़ना। और चौथे नंबर पर आ जाएगा दोस्तों लिखना, लिखना। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। ये भाषा अर्जन का क्रम होता है, मतलब कि भाषा सीखने का क्रम होता है। क्या होता है ये, भाषा अर्जन का क्रम, मतलब सीक्वेंस। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं हम, HSRW। HSRW आप याद रखना, H फॉर हियरिंग, ठीक है, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर 4 ऑप्शन में से आपको ये दे देना, ये वाला सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो इसको आप करेक्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर आपको श्रवण, कथन, पठन, लेखन बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बताया है, क्योंकि वो ऐसे ही करते हैं। कुछ बातें जो होती है ना, वो उनके दिमाग को झकझोर कर देती है, ऐसी बातें हिंदी से छांट छांट के निकाल निकाल के लाते हैं वो, ताकि कैसे भी करके बच्चों को भ्रमित किया जाए और वो गलत करके आ जाए। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अंग्रेजी में भी याद रखना है और हिंदी में भी याद रखना है। ठीक है, तो ये भाषा अर्जित करने का क्रम हो गया श्रवण, कथन, पठन, लेखन, हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको अपडेट चाहिए तो। ठीक है, डेली इस प्रकार की अपडेट मैं देता रहूँगा। लेकिन क्या है, मैंने कम से कम मतलब हाँ 6 या 7 वीडियो अपलोड कर दी है, अब तक इतना रिस्पॉन्स ढंग से नहीं मिला है, इसलिए मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ताकि आपके लिए और अच्छी चीज़ें मैं लाकर उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सामान्य छात्रों के साथ साथ वंचित समूह के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार निम्न कहलाता है। सामान्य छात्रों के साथ साथ वंचित छात्रों को दी जाने वाली जो शिक्षा का प्रकार है वो क्या कहलाता है। तो समावेशी शिक्षा, अनन्य शिक्षा, विशेष शिक्षा या एकीकृत शिक्षा। तो दोस्तों अगर सभी छात्र हैं और वंचित छात्र को भी अगर दी जा रही है वो जो शिक्षा, तो वो कहलाएगी दोस्तों इनक्लूसिव एजुकेशन, मतलब कि समावेशी शिक्षा कहलाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, समावेशी शिक्षा। इस समावेशी शिक्षा में होता है कि सामान्य जो छात्र हैं उनके साथ में जो वंचित जो समूह के जो छात्र हैं उनको भी समान रूप से शिक्षा दी जाती है, समान रूप से शिक्षा का अवसर दिया जाता है। तो वो समावेशी शिक्षा की श्रेणी में आती है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था को कहा जाता है। सेवाओं की जो मुख्य प्रणाली है उससे बाहर रहने की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, अंतर्वेशन, सार्वभौमिकीकरण, अस्तित्ववाद या फिर पाशवीकरण, मार्जिनाइजेशन। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो सेवाओं की जो मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की जो अवस्था है दोस्तों वो पाशवीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक मूर्तिकार है मान लीजिए, तो उसको सफल होने के लिए किस प्रकार की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है संगीत, स्थानिक, पारस्परिक या फिर भाषा संबंधी, जिसको लिंग्विस्टिक बोला जाता है। पारस्परिक को इंटरपर्सनल बोला जाता है, स्थानिक को सेप्टियल बोला जाता है और इसको जो संगीत को म्यूजिकल बोला जाता है। तो एक मूर्तिकार को, तो मूर्तिकार के लिए कैसी होनी चाहिए, तो दोस्तों मूर्तिकार के लिए होनी चाहिए स्थानिक। ठीक है, एक मूर्तिकार को इस सेप्टियल जो बुद्धिमत्ता है उसकी आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कहाँ कहाँ पूछा गया था। ये आपका वर्ग 1 में भी पूछा गया है। ठीक है, कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं वाले जो
जो एग्ज़ाम हुई थी टीचरों की कि 9th से लेकर 12वीं तक पढ़ाएंगे, तो वो वर्ग 1 होता है मध्य प्रदेश में। तो उसकी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था दोस्तों कि एक मूर्तिकार के लिए कौन सी बुद्धिमत्ता आवश्यक है, ऐसे पूछा गया था। तो उसमें आपको सेप्टियल स्थानिक करेक्ट आंसर करना है और याद भी रखना है कि कोई मूर्तिकार होता है ना, उसको स्थानिक बुद्धिमत्ता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा क्या है और आपको बताना क्या है, समझना है, इसके बाद ही आंसर करना है। कौन से कौशल में शरीर और हाथ आंख समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती है? कौशल है ये, कौशल आपको बताना है कि ये कौन सा स्किल्स है जिसमें कि स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और जिसमें हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन भी होता है। ठीक, तो आपके हैं उत्कृष्ट मोटर कौशल, उत्कृष्ट गति कौशल, सकल मोटर कौशल या शारीरिक गति संवेदी। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ, उत्कृष्ट मोटर कौशल, फाइन मोटर कौशल इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होता है कि शरीर को, ये जो फाइन मोटर कौशल है ना, इसमें शरीर और हाथ आँख समन्वय की जो छोटी छोटी मांसपेशियाँ वो सम्मिलित होती है उत्कृष्ट मोटर कौशल में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं। सीटेट वालों के लिए भी मोस्ट है, यूपी टेट वाले के लिए भी, सभी के लिए है, मतलब टीईटी जितनी भी होती है सबके लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र आप सभी जानते हो कि बिल्कुल सार्थक होता है। चलिए बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे बच्चा करता है? अर्थहीन जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी अर्थ नहीं होता है। वाक्य विन्यास का तो बिल्कुल अर्थ होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए टेलीग्राफिक भाषण है तो उसका भी अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बड़बड़ाहट। अब बड़बड़ाएगा, मान लीजिए बबलिंग करेगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को बड़बड़ाहट कहा जाता है जिसे बच्चा करता है। दोस्तों इतना सरल सिंपल प्रश्न है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हम हो जाते हैं क्योंकि टेलीग्राफिक लैंग्वेज दे दी उन्होंने, रोना दे दी, क्योंकि बच्चा रोता भी है, क्या करता है, रोता भी है, लेकिन यहाँ पर ध्वनि भी होती है रोने के साथ साथ। तो इसमें बड़बड़ाहट और रोने में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अर्थहीन है, रोना अर्थहीन नहीं, अगर वो रो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए रो रहा है। ठीक है, टेलीग्राफिक जो भाषा है ये तो एक विशेष प्रकार की भाषा होती है। वाक्य विन्यास है, ये पहली ध्वनि हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अर्थहीन नहीं हो सकती है क्योंकि इसका तो अर्थ होता है, बिल्कुल अर्थ होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अब बड़बड़ाने का ना तो कोई अर्थ है ना कुछ कारण होता है, वैसे ही बड़बड़ाता रहता है। ठीक है, तो ये बड़बड़ाहट इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो बबलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पहली ध्वनि होती है जिसे बच्चा करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया है समझना आप पहले क्वेश्चन को, फिर अपन पूरे ऑप्शन देखेंगे। किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है? नेगेटिव जो उद्दीपन होता है ना, नेगेटिव उद्दीपन उसको हटाया जाता है। ठीक है ना, ये सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवहार बना रहे, कोई व्यवहार बना रहे। ठीक है, इसके लिए नकारात्मकता को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा उद्दीपक इसमें काम आएगा, कौन सा सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है? तो आपके ऑप्शन है, देखो सकारात्मक दंड, दूसरा ऑप्शन देखो सकारात्मक पुनर्बलन, और तीसरा है नकारात्मक दंड, और इसके बाद में जो चौथे नंबर वाला है वो नकारात्मक पुनर्बलन। तो यहाँ पर है क्या, प्रश्न में समझना कि जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी स्थिति बनी रहे, इसके लिए मुख्य रूप से किया जाएगा दोस्तों नकारात्मक पुनर्बलन। क्या किया जाएगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसमें किया जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन, ताकि वो व्यवहार बना रहे और नकारात्मक उद्दीपन है वो क्या हो जाए, वो हट जाए। ठीक है, तो नकारात्मक पुनर्बलन इसमें आएगा करेक्ट आंसर में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है इसको आप अच्छे से समझेंगे पहले। ठीक है, और शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग पर इवान पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी, मतलब मुख्य जो प्रेरणा थी वो क्या थी? सबसे पहली बात तो एक प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है दोस्तों ये किसने दी है? तो ये दी है पावलोव ने। ठीक है, पावलोव ने क्या दी है,
क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन भी बोला जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन जिसको क्या बोला जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन बोला जाता है। अंग्रेजी में क्लासिकल कंडीशनिंग बोला जाता है। ये थ्योरी किसने दी है? ये पावलोव ने दी है। ठीक है, तो पावलोव ने जो प्रयोग किया है उसमें तटस्थ प्रेरणा, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी, मतलब प्रेरणा देने वाली चीज आपको बतानी है। क्या बतानी है? प्रेरणा देने वाली चीज आपको बतानी है। लार श्रवण था, कुत्ता लार टपका रहा था, लार क्या प्रेरणा देगी? नहीं। भोजन, भोजन तो बिल्कुल देता ही है प्रेरणा, लेकिन मुख्य रूप से कब प्रेरणा दी जाती है, उसमें जो प्रयोग उन्होंने किया था, वो घंटी जब बजाते हैं तो वो कुत्ता तुरंत भागा भागा आ जाता है। कौन भागा आता है? कुत्ता भागा भागा आता है। तो बेल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि इवान जो पावलोव है ना दोस्तों, इन्होंने अपने प्रयोग में अपना प्रयोग किस पर किया था? सबसे पहली बात तो याद रखना कि कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो कुत्ता करेक्ट आंसर मत करके आ जाना तुम, क्योंकि वहाँ पर पूछा क्या है, जो प्रेरणा जो दे रहे हैं उस चीज़ का आपको बताना, न्यूट्रल स्टिमुलस के, जिसके कारण कुत्ता भागा भागा आता है। काहे के लिए? भोजन करने के लिए, भोजन करने के लिए आता है। तो वो घंटी जब बजती है तब आता है। तो घंटी इसमें क्या थी? तटस्थ प्रेरणा थी। कुत्ता ये जो है ये मुख्य रूप से पावलोव के प्रयोग का मूल बिंदु है, क्योंकि कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? तो कुत्ते पर प्रयोग किया। किसके माध्यम से? घंटी बजा के प्रयोग कर दिया। शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया? क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया? तो पावलोव ने दिया। ये चीज़ याद रखना। इसमें 4 क्वेश्चन आपके मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क में एसोसिएशन। देखिए, तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और एक के साथ समाप्त हो जाता है। अब कोई चीज़ समस्या से मान लीजिए शुरू होगी तो वो किससे कैसे समाप्त होगी? ऑप्शन देखिए, स्वप्न, समस्या, समाधान या फिर छवि। तो देखिए, तर्क में अगर एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है तो वो एक जो समाधान है उसके साथ में समाप्त होता है। क्योंकि दोस्तों जो समस्या होती है, मैं बता दूं कि जो प्रॉब्लम है ना, ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर मान लीजिए कोई समस्या है तो कह सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन भी है, उसका समाधान भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर रोग है कोई सा तो उसके लिए दवा भी है। ठीक है, रोग है तो उसके लिए दवा है, मतलब प्रॉब्लम है तो उसके लिए समाधान है। तो तर्क में एसोसिएशन जो होता है, अगर मान लीजिए जो तर्क है जिसको अपन रीजनिंग कहते हैं, उसमें जो एसोसिएशन होता है वो जो शुरू तो हो जाता है, लेकिन शुरू कैसे होता है? प्रॉब्लम से शुरू होता है, समस्या से शुरू होता है। ठीक है, और समस्या से शुरू होकर सॉल्यूशन पर ख़त्म होता है। क्योंकि जो समस्या है वो नष्ट कब होगी? जब उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। रोग कब नष्ट होगा? जब उसकी दवा दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है अच्छी तरह से कि सॉल्यूशन आएगा। ठीक, अब हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको 15 क्वेश्चन और बताऊंगा, मतलब वो 16वें क्वेश्चन से रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 13 तक बताऊंगा। पूरा सेट रहेगा दोस्तों। सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, ये तो एक यूट्यूब की परंपरा चली ही आ रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की, और आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इस प्रकार के अपडेट मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।